नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आप जानते हैं पब्लिक फाइनेंस यानी लोक वित्त, जिसे आप राजस्व भी बोलते हैं, उसकी भी क्लासेस शुरू कर दिया है हमने। पहली वीडियो अपलोड हो गई है जो कि राजस्व का प्रारंभ कैसे हुआ और उसकी मीनिंग क्या है, परिभाषाएं देखी हमने, और उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है यानी उसमें हम स्टडी क्या करते हैं उसके बारे में हमने बता दिया है पहली क्लास में, पहले पार्ट में। आज का ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। बेसिकली नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस के दोनों पार्ट देखने वाले हैं कि भैया जो राजस्व होता है ये इसका नेचर क्या है। तो नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस में सबसे पहले एक बात जान लीजिए, हम ये स्टडी करते हैं कि जो पब्लिक फाइनेंस है वो साइंस है या आर्ट है या फिर दोनों है। तो देखिए, राजस्व जो है यानी पब्लिक फाइनेंस वो अर्थशास्त्र का एक डिपार्टमेंट है। आप जानते हैं मेनली अर्थशास्त्र के 5 डिपार्टमेंट है, उसमें से एक है पब्लिक फाइनेंस। अगर अर्थशास्त्र विज्ञान है, और हम पढ़ भी चुके हैं जो अर्थशास्त्र है वो विज्ञान और कला दोनों हैं, अगर अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों हैं तो फिर राजस्व भी अर्थशास्त्र का क्योंकि पार्ट है, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, विज्ञान और कला दोनों हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा अंतर आ जाता है, वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पब्लिक फाइनेंस एज अ साइंस, यानी क्या पब्लिक फाइनेंस राजस्व लोक वित्त एक साइंस है। तो पहले साइंस का मतलब समझ लीजिए, कई बार हमने बताया है, इस वीडियो में फिर से बता देते हैं। देखिए, किसी भी विषय के क्रमबद्ध अध्ययन या ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। किसी भी विषय, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, ठीक है, हिंदी हो, यानी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज नोन एज साइंस। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अगला पॉइंट हम देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, विज्ञान यानी साइंस नियमों या सिद्धांतों, नियमों एवं सिद्धांतों यानी लॉज एंड प्रिंसिपल का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, जो कि कारण और परिणाम के संबंध पर आधारित होता है। कारण और परिणाम मतलब कॉज एंड इफेक्ट, भैया ये कारण था और इसका ये इफेक्ट हो गया। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। इसका मतलब जो साइंस होता है वो पहले तथ्यों का एकत्रीकरण करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, उसके बाद मेजरमेंट करता है, ठीक है, और उसके बाद उसका सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है। साइंस की बात चल रही है, सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है, और अंततः वेरिफिकेशन करने के बाद रिजल्ट दे दिया जाता है कि भैया ये कॉज था और ये इसका परिणाम निकल के आ गया है। ये पूरी स्टडी का एक प्लान होता है साइंस में। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है, फिर उसके बाद मेजरमेंट होता है, फिर सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होता है कि नियमों की सार्वभौमिकता क्या है, सत्यता की जांच की जाती है कि सत्य है भी कि नहीं ये नियम, ठीक है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया या और भी बहुत सारे नियम हैं। वेरिफिकेशन करने के बाद रिजल्ट के तौर पर कहा जाता है कि भैया ये सिद्धांत बनके तैयार हो गया और ये सिद्धांत हमें ये बतलाता है, ये कॉज है और इसका ये इफेक्ट है। अगर हम साइंस की मीनिंग जो समझ चुके हैं, इस आधार पर देखें तो पब्लिक फाइनेंस भी एक विज्ञान है। क्यों विज्ञान है? क्योंकि इसमें भी सरकार की जो वित्तीय क्रियाएं होती हैं या उनसे संबंधित जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ऐसे नहीं अध्ययन कर दिया जाता, उनका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं सरकार के, गवर्नमेंट के, जो लोन्स होते हैं, उनके संबंध में कई सारे प्रिंसिपल प्रतिपादित किए जाते हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब यहाँ पर सिद्धांत से है, सिद्धांतों को बनाया जाता है, नियमों को बनाया जाता है पब्लिक फाइनेंस से, पब्लिक फाइनेंस में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस भी एक साइंस है। अब अगला फिर सवाल उत्पन्न हो जाता है कि जो पब्लिक फाइनेंस अगर साइंस है तो फिर ये किस प्रकार का साइंस है, क्योंकि साइंस जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस यानी पहलू जो साइंस के होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो सबसे पहला पहलू होता है वो होता है पॉजिटिव साइंस, ठीक है, और दूसरा होता है नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस का मतलब हो गया जो वास्तविक विज्ञान होता है, और नॉर्मेटिव साइंस का मतलब क्या हो गया, आदर्शात्मक विज्ञान। पॉजिटिव साइंस आप ऐसे समझ लिए कि जो साइंस है उसमें केवल नियम और कानून बनाए जाएंगे, कॉज एंड इफेक्ट बता दिया जाएगा, और इसका कोई लेना देना नहीं है कि लोगों की भलाई हो रही है कि नहीं हो रही है। सरकार या फिर मतलब जो नियम है वो किसी का भला चाह भी रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। पॉजिटिव साइंस में केवल आप कह सकते हैं प्रिंसिपल्स या लॉज बनाने की मशीन होती है साइंस, जो पॉजिटिव साइंस होता है, ठीक है। बट जो नॉर्मेटिव साइंस होता है आदर्शात्मक, आप जानते हैं आदर्श का मतलब ही होता है, आदर्शात्मक का मतलब ही होता है कि लोगों की भलाई भी हो, भाई वेलफेयर भी हो, ठीक है। तो जो नॉर्मेटिव साइंस है वो आदर्श स्थिति के बारे में भी अध्ययन करता है। यानी पॉजिटिव साइंस में हम अध्ययन करते हैं व्हाट इट इज, यानी क्या है, लेकिन आदर्शात्मक जो साइंस होता है उसमें हम उसमें स्टडी करते हैं व्हाट इज
शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, ठीक है, इसका भी अध्ययन करते हैं। एक अर्थशास्त्री में, उनका नाम है मिसेस उर्सुला हिक्स, उनके अनुसार बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। राजस्व को अर्थशास्त्र के सामान्य अध्ययन के भाग होने के नाते वास्तविक और आदर्शात्मक दोनों पहलू हैं, लेकिन इसके कार्य क्षेत्र की विशेषता के कारण इसके विशिष्ट पहलू हैं। मतलब जो पब्लिक फाइनेंस है वो भाग तो अर्थशास्त्र का है, लेकिन थोड़े इसमें विशिष्ट पहलू भी हैं। कौन से विशिष्ट पहलू हैं? इनसे दो बात क्लियर होती है। पहली, अर्थशास्त्र में वास्तविक पहलू अधिक हैं लेकिन आदर्शात्मक पहलू कम है। यानी अर्थशास्त्र में नियम कानून ज्यादा बनाए जाते हैं, बजाय इसके अर्थशास्त्र ये नहीं बताते कि भैया तुम अच्छे काम करो, गलत काम मत करो। थोड़ा बहुत बताता है, लेकिन ये वास्तविक विज्ञान ज्यादा है अर्थशास्त्र। जबकि जो राजस्व है इसके विपरीत है। मतलब जैसे अर्थशास्त्र वास्तविक पहलू अधिक है, तो राजस्व में वास्तविक पहलू कम है, आदर्शात्मक पहलू ज्यादा है, क्योंकि सरकार भाई जब पॉलिसी लेकर आएगी तो सबका भला हो, ऐसा सोचेगी। दूसरा पॉइंट है, अर्थशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक अधिक होते हैं, ज्यादा, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, वो बहुत ही ज्यादा सार्वभौमिक है। जबकि राजस्व के सिद्धांत जो होते हैं वो कम सार्वभौमिक होते हैं, क्योंकि एक सरकार जब बनाती है तो कानून आप उसके जो देश में कानून वगैरह चल रहे हैं उसके हिसाब से बनाती है, पॉलिसीज के हिसाब से, लोगों के हिसाब से बनाती है, तो उसको बार बार संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, ये बात आप समझ रहे होंगे। जबकि लॉ ऑफ डिमांड में संशोधन चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब यूज करें, अनुसूचित जनजाति यूज करें, या फिर हम लोग यूज करें जो मार्केट में है, चाहे एक बहुत ही जो बूम अर्थव्यवस्था चल रही है वो लोग यूज करें, वहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, हमारे वहां भी। लेकिन अगर सरकार कोई राजस्व से, पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड कोई आप कह सकते हैं पॉलिसी निकालती है, तो उसको बार बार संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है पब्लिक फाइनेंस एज एन आर्ट। क्या पब्लिक फाइनेंस एक आर्ट है? तो सबसे पहले आर्ट यानी कला का मतलब समझ लीजिए। किसी काम को सर्वोत्तम ढंग से करने ही क्या होता है? कला होता है। यानी आर्ट इज टू डू एनी वर्क इन द बेस्ट वे। सबसे अच्छे तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपके में कला है, इसलिए आपको लोग हायर करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़े बड़े लोग होते हैं। आपके काम को पसंद किया जाता है, सराहा जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो पब्लिक फाइनेंस भी एक कला है, क्योंकि हमने राजस्व को पहले ही आदर्शात्मक विज्ञान मान लिया है, और कला आदर्शात्मक विज्ञान की क्या होती है? पूरक होती है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं सरकार में बहुत सारे वित्तीय क्रियाएं होती हैं, इसमें से एक काम होता है बजट बनाना। भाई साहब, बजट बनाना ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता है, बहुत छोटा काम नहीं होता है, बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है, तो बजट बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है। ठीक है, आप जानते होंगे बजट बनाने में कितना समय लगता है, कितना दिमाग लगता है, और पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी होती है। इसलिए उर्सुला हिक्स ने भी पब्लिक फाइनेंस को एक कला माना है। ठीक है, क्योंकि इसका संबंध वास्तविक समस्याओं से होता है। तो उर्सुला हिक्स कहती हैं कि जो पब्लिक फाइनेंस है वो कला तो है ही, साथ साथ में ये आदर्शात्मक विज्ञान भी है। और आपको मैंने बताया था जो अर्थशास्त्र होता है वो वास्तविक विज्ञान ज्यादा है, यानी उसमें नियम, सिद्धांत, कानून ज्यादा बनाए जाते हैं। आदर्शात्मक भी हिस्सा है, बट वो थोड़ा सा कम है। लेकिन जो पब्लिक फाइनेंस है उसमें आदर्शात्मक जो पहलू है, नॉर्मेटिव साइंस का जो पहलू है वो ज्यादा है, पॉजिटिव साइंस का पहलू जो है वो कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पब्लिक फाइनेंस है वो आर्ट और साइंस दोनों ही है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी।